टॉपिक आ जाता है कि किडनी फेलियर्स क्या होती है। अब हम सबसे पहले देखते ये हैं कि किडनी फेल कैसे होता है। अब देखिए, या तो किडनी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा या किडनी का कोई पोर्शन जो है वो डैमेज हो जाता है। अब देखिए, दोनों सूरत में अगर या तो किडनी कंप्लीट जो है वो डैमेज हो जाएगा फिर भी मसला क्रिएट करेगा, अगर नॉर्मली जो है वो किडनी का कोई खास पोर्शन या कोई एक पोर्शन जो है वो डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी है पूरे बॉडी को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनके सारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो टोटली डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सजेशन हो जाती है कि अगर किडनी हमारा फेल हो जाता है मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जो है वो वर्क करना छोड़ देता है तो उसकी वजह से किडनी की सारी एक्टिविटीज और हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं और चेंज हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग किडनी जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर सकता। आज के इस टॉपिक में हमने यही डिस्कस करना है सबसे पहले कि किडनी के काजेस क्या हैं, किडनी की सिम्टम्स क्या आ जाती हैं। अब किडनी फेलियर्स जो है वो अमूमन कितनी एग्जाम्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर काजेस की वजह से उनको कितनी एग्जाम्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ये सारा कुछ हमने आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद हमने इसको ये देखना है कि किडनी डैमेज हो चुका है उसको हमने रिकवर कैसे करना है, उसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने चाहिए ताकि मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर पर हम जान सकें कि फलां बंदे का किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। अब अगर किसी का किडनी फेल हो चुका है तो उसको हमने रिकवर कैसे करना है, ये सारे टॉपिक के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि किडनी फेलियर्स की सिम्टम्स क्या होती है। अब देखिए, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो कि नॉर्मल सिम्टम्स देखी जाती है वो सबसे पहले ये हो जाता है कि स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, जिसमें उनकी सबसे पहले स्वेलिंग हो जाती है लेग्स के ऊपर, एंकल्स के ऊपर, जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर, उसके साथ साथ उनके फेस के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है और उसके साथ साथ हो सकता है कि उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या हो सकता है कि यूराइन्स के अंदर जो पस हो सकती है, यूराइन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कल टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर स्वेलिंग हो जाती है किडनी के अंदर। किडनी में जब स्वेलिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से भी ये सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है और उसके साथ ही इनकी सिम्टम्स अमूमन जो चीज नोट की गई है वो ये है कि वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, कै आना शुरू हो जाती है, यूराइन्स का बार बार आना, उसके अलावा इसमें स्मेल आना, ये सारी चीजें जो है इसकी सिम्टम्स के अंदर आ जाती हैं जिस पेशेंट का किडनी डैमेज हो जाता है। अब देखिए, किडनी जो डैमेज हो चुका है उसकी सिम्टम्स हमें पता चल गया कि ये सिम्टम हो सकती है। अब हम देखते ये हैं, जांचते ये हैं कि सिम्टम्स आ चुकी हैं हमारे पास तो उसके अमूमन काजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि काजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबसे पहले मेजर रोग काज क्या हुआ कि किडनी में या तो इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन कोई ऐसा खास किस्म का इन्फेक्शन हुआ है जिसने उसके पिरामिड्स को, जिसने उसके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को डैमेज किया है। जब ये चीज डैमेज हुई है वहां पर स्वेलिंग हुई है, पस या पीप जो है वो प्रोड्यूस हुई है। जब ये पस बनी है वहां पर तो इन चीजों ने क्या कर दी है, किडनी को डैमेज कर दिया है, किडनी को टोटली तबाह कर दिया है कि वो सही तरीके से अपना वर्क, सही तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रही। तो सबसे पहले ये हो सकता है इन्फेक्शन। दूसरे नंबर पे हो सकता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है कि किडनी को ब्लड की जो है वो सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड की सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस हो रही होती है तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। तीसरे नंबर पे इसकी काजेस ये हो सकता है कि यूराइन जो कि ऑलरेडी किडनी के अंदर स्टोर है, बन चुका है, अब वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, सही तरीके से एक्सपेल आउट नहीं हो रहा, उनके कोई ऐसे रेजिड्यू हमारे किडनी के अंदर रह रहे हैं या किडनी के किसी पोर्शन के अंदर रह रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सही तरीके से वॉश आउट नहीं हो सका। जब ये भी चीजें वॉश आउट नहीं हो सकेगी तो उसकी वजह से भी है जो किडनी फेल हो सकता है। तो ये जानते इसकी जो है वो काजेस वगैरह की किन चीजों की वजह से जो वो किडनी फेल हो सकता है। इसके साथ साथ वो पर्सन, वो लोग जो ड्रग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, जो अल्कोहल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेंगे, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किडनी के फेल। अब देखिए, किडनी फेल हो चुका है, अब इसके आगे जो है वो कुछ टाइप्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी स्टेज के अंदर किडनी जो है फेल हो चुका है या वो पेशेंट किस स्टेज के अंदर है किडनी फेलियर्स की। अमूमन इसको हम क्लासिफाई करते हैं 5 ग्रुप्स के अंदर। मेजर इनकी 2 आ जाती है, एक आ जाती है एक्यूट आ जाती है, दूसरी क्रॉनिक आ जाती है। एक्यूट जो होती है वो अमूमन कम दर्जे की होती है जिसमें
कंडीशंस आ जाती है वो अमूमन बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। जब तक हम उनकी मेडिकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा पेशेंट सही तरीके से रिकवर नहीं हो सकता। तो इनकी अमूमन 5 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें पहले रहते हैं एक्यूट पेरिनियल किडनी फेलियर आ जाती है, जो कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होती है। अब इनकी जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, वो अमूमन सबसे ज्यादा या तो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, या ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा प्रोडक्ट्स या ऐसे कोई एजेंट्स होते हैं जो कि उनको डैमेज कर देते हैं, उनकी वजह से हो जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्यूट इंट्रिंसिक किडनी फेलियर। तीसरे नंबर पे आ जाती है क्रॉनिक इंट्रिंसिक किडनी फेलियर आ जाती है। चौथे नंबर पे आ जाता है क्रॉनिक पेरिनियल किडनी फेलियर आ जाती है। और पांचवें नंबर पे आ जाता है क्रॉनिक पोस्ट इंट्रिंसिक किडनी फेलियर आ जाती है। तो ये 5 जो है वो किडनी फेल होने की एग्जाम है, यूं समझ लें कि ये स्टेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो एक्यूट होगी, एक्यूट पेरिनियल होगी। दूसरी स्टेज एक्यूट इंट्रिंसिक होगी। तीसरी स्टेज जो होती है वो इससे हैवी होती जाएगी, चौथी उससे हैवी होगी, पांचवी उससे बहुत ज्यादा हैवी होगी। और जब ये 5 स्टेज पे आ जाती है, उस वक्त टोटली किडनी जो है उस पेशेंट का, उस पर्सन का टोटली डैमेज हो चुका होता है। अब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसको या तो ट्रांसप्लांट करेंगे, या अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन ना होने के बराबर डायलिसिस का होता है। तो ये तो होगी इसकी क्लासेस के, इसकी अमूमन क्लासेस क्या होगी। अब क्लासेस के बाद हमारे पास आ जाता है कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि 100% वो पेशेंट जो है किडनी फेलियर का ही हो सकता है, कोई उसको कोई और डिजीज भी हो जाए, लेकिन इन चीजों को 100% एक्यूरेट जानने के लिए हमें कुछ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट लेंगे। ब्लड टेस्ट में हमने सबसे ज्यादा मिकदार यूरिया की देखनी है और क्रिएटिनिन के अमाउंट को देखना है कि उसकी कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। दूसरे नंबर पे सीटी स्कैन कर लेंगे, एमआरआई कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बायोप्सी कर लेंगे। बायोप्सी के बाद अगर ऐसे भी नहीं होता, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल टेस्ट है यूरिनोलाइसिस का करेंगे, जिसमें यूरिया वगैरह को जो है वो नोट किया जाता है, यूराइन्स वगैरह के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो इन टेस्ट की वजह से, इन टेस्ट की बदौलत जो है वो हम ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर तो ये सारी चीजें ओके बताती हैं, परफेक्ट बताती हैं कि नेगेटिव है नेगेटिव, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर है, फिर वो पेशेंट रिकवर होगा। अगर हमने ये चीजें पॉजिटिव आ जाती हैं तो मतलब कि पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है और किस स्टेज की तरफ जा रहा है। तो इन टेस्ट की वजह से हम इसको जो है वो ज्यादातर इंडिकेट कर लेते हैं उस पेशेंट को। अब हमने टेस्ट कर लिए, टेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट उसका कैसे करेंगे। अब हमें 100% अगर एक्यूरेट हो जाता है कि फलां पेशेंट जो है वो जनाब किडनी फेलियर का है, अब हम उसका ट्रीटमेंट अमूमन जो है वो 2 मेथड आ जाते हैं जिसके लिए हम करते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास ये रहता है कि डायलिसिस होगा, या दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होगा। अब देखिए डायलिसिस, इसमें हम ब्लड को वॉश करेंगे। वॉश करने के फिर 2 मेथड आ जाते हैं, या तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस होगी या हेमोडायलिसिस होगी। अब देखिए या तो पेरिटोनियल है तो वर्ड इंडिकेट कर रहा है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएगा, मीन कि जिसमें हम क्या करेंगे, बाहर से जो है ब्लड की सर्कुलेशंस को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इस चीज के अंदर यानी कि पेरिटोनियल कैविटीज के इस्तेमाल करेंगे, तो ब्लड को जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही दाखिल कर दिया जाता है। तो पेरिटोनियल कैविटी से कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता होगा, अब उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनको सेपरेट करते जाते हैं, आइसोलेट होता जाता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो वापस बॉडी के अंदर निकल जाता है। मीन के बॉडी के अंदर ही जो है ये पेरिटोनियल कैविटी करवाई जाती है। अब ये हम उस वक्त करते हैं जब अमूमन कंडीशन जो है कुछ ज्यादा हाई हो जाती है। अब इसके अंदर दूसरी जो कंडीशन जो दूसरी स्टेज ट्रीटमेंट के हवाले से आ जाती है डायलिसिस की, वो आ जाती है हेमोडायलिसिस की। अब हेमोडायलिसिस बिल्कुल बहुत ज्यादा सादा होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है और इसकी एक्यूरेट होती है, लेकिन जो हेमोडायलिसिस का पेशेंट होता है उसको महीने में कम से कम 4 से 5 मरतबा या वीक के अंदर कम से कम 1 मरतबा जो है वो डायलिसिस करवानी होती है, क्योंकि इस दौरान स्टेज जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी होती है। अगर हम इस किडनी फेलियर के पेशेंट को डायलिसिस ना कराएं वीक के अंदर कम से कम 1 मरतबा, तो उसका किडनी हो सकता है कि टोटली डैमेज हो जाए। तो उसके बाद क्या जाता है इसके अंदर कि हेमोडायलिसिस में हम करते क्या है अमूमन, इसमें ये होता है कि
बॉडी के एक पोर्शन से जो वो ब्लड को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए गुजारा जाता है, जिसमें उसके अंदर वेस्ट मटेरियल यानी कि नाइट्रोजनस और दूसरे ऑक्साइड्स जो होते हैं या जो दूसरे कंपाउंड होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स के हवाले से आ जाते हैं, तो वो उनको क्या करता है, सर्कुलेट करता हुआ उनको सेपरेट कर देता है। अब जब ये वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेपरेट होते जाएंगे, तो प्योर ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर कर देगा। मीन कि एक पोर्शन से जो है वो सर्कुलेशन करता हुआ बॉडी से जो है वो ब्लड सेपरेट होता जाएगा, वॉश आउट होता जाएगा। वॉश आउट होने के बाद फिर बॉडी के दूसरे हिस्से से उस प्योर ब्लड को जो है वो एंटर करा देगा। तो यूं उस पेशेंट को जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू डायलिसिस के हवाले से। अब उसके बाद अब अगर स्टेज डायलिसिस से भी कंट्रोल नहीं हो रही, मीन के कंडीशंस जो है वो पेशेंट्स की बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है कि अब वो डायलिसिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसका बेस्ट हल ये होता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। अब देखिए किडनी ट्रांसप्लांट के भी कुछ जो है वो रूल्स हैं, कुछ यूं समझ लेंगे क्राइटेरिया है उसके लिए कि कौन से पेशेंट जो है वो किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम उसका मैचिंग ग्रुप देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट जो है किडनी डोनेटर जो होता है उसकी फैमिली से ही, क्यों? क्योंकि फैमिली से होगा, उनके ब्लड ग्रुप भी रिलेटेड हो सकता है या उसके साथ साथ उनके फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल सेम हो सकते हैं। तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले ये चीजें सबसे पहले जो है वो गो थ्रू करनी होती हैं कि आया उनका ग्रुप ब्लड ग्रुप सेम है, उनका किडनी का ग्रुप सेम होता है, या उनके सारी कैरेक्टर्स जो होती हैं उनका ब्लड टेस्ट भी ओके होता है। तब हम क्या करते हैं, किडनी डोनर से लेकर जो पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा होता है उसकी अमूमन जो एज नोट की जाती है वो यंग होना चाहिए। बाद उसके अंदर ये बताया गया कि 10 to 15 के दरमियान होना चाहिए या 10 to 20 या 25 के बीच बीच में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान बॉडी के खास ऑर्गन्स जो होते हैं ये ग्रोथ के अंदर होते हैं। और अमूमन इस स्टेज के अंदर ह्यूमंस जो है या इस स्टेज के अंदर जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनकी स्टेज, ये जो स्टेज होती है उसके अंदर उनके तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है तो जो पेशेंट होता है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता और ऑटोमेटिकली वो जो है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा तेजी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देता है एज कंपेयर टू द एजेड या ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनका अगर ट्रांसप्लांट तो सबसे ज्यादा जो है प्रेफर अमूमन यंग पर्सन को ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्गन जो होते हैं वो एक तो हेल्दी होते हैं, दूसरे नंबर पे उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं वर्क करने की वो बहुत ज्यादा हैवी होती है। जी तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किडनी ट्रांसप्लांट होती क्या है, किडनी फेलियर्स कैसे होते हैं, उनके काजेस क्या होते हैं। अब किडनी फेल हो चुका है तो उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, कब स्टेज आएगी ट्रांसप्लांट करने की, या अगर ट्रांसप्लांट नहीं करते तो उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको डायलिसिस